हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो सब। आशा करता हूँ सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। माई सेल्फ अनूप वर्मा। तो यहाँ पर हम लोग 60 डेज जो इंटरमीडिएट का मैथमेटिक्स है उसका क्रैश कोर्स कर रहे थे। तो उसी लेक्चर सीरीज में हम लोग आगे बढ़ते हैं। आज हम कंटिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी की बात करेंगे। है ना, कि हमारे पास फंक्शन कौन सा कॉन्टिन्यूअस होता है, कौन सा डिफरेंशिएबल होता है, और कैसे हम डेरिवेटिव्स को कैलकुलेट करते हैं। वो सारी चीजें हम इस लेक्चर में कवर करेंगे, जो कि पार्ट्स में होगा। लेक्चर थोड़ा सा लेंदी होगा क्योंकि वो चैप्टर बड़ा है। तो पार्ट्स में 1 2 3 पार्ट्स में आएगा ये हमारे लेक्चर्स। और आप लोग जो है बहुत अच्छे से बारीकी से समझिएगा कि हमारे पास एक्चुअल में कॉन्टिन्यूटी का क्या मीनिंग है। और जो एग्जाम्स में क्वेश्चंस आते हैं, मोस्ट कैलकुलस पार्ट से ज़्यादा ही क्वेश्चंस आते हैं। तो इसलिए इसको बहुत अच्छे से पढ़ना भी है, प्रैक्टिस भी करना है। तो हमारे लेक्चर के साथ साथ आपको प्रैक्टिस भी करना है। ओके, तो प्रॉमिस करो कि आप सभी लोग प्रैक्टिस करोगे और अच्छा से प्रैक्टिस करोगे, क्योंकि मैथमेटिक्स नीड्स प्रैक्टिस। ओके, तो अभी हम स्क्रीन शेयर करते हैं और हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने लेक्चर को। ओके, तो यहाँ पर हमने लिखा भी था, तो शायद ऊपर चला गया। यस, ओके। तो यहाँ पर हमारे पास रिटन है, द टॉपिक नेम इज कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी। तो सबसे पहले हम कॉन्टिन्यूटी की बात करते हैं। डिफरेंस कॉन्टिन्यूटी को डिफाइन कर लेते हैं कि कैसे हमारा कोई फंक्शन, अगर थोड़ा सा रफ वर्क में हम देखें तो कोई फंक्शन है, यू नो दैट देयर इज समथिंग फंक्शन एफ एक्स फंक्शन है, तो इसका कोई ग्राफ होगा। तो ग्राफ उसका जो है, मान लो किसी पॉइंट पे अगर हम कंटिन्यूटी की बात करते हैं या थ्रू आउट डोमेन कंटिन्यूटी की बात करते हैं, तो मान लो कोई पॉइंट है यहाँ पर x इज इक्वल टू सी, कोई पॉइंट है। इस पॉइंट पे फंक्शन हमारे पास कॉन्टिन्यूअस तब कहलाएगा जब वो ब्रेक ना हो या ना ही वो जंप हुआ। ठीक है, कहने मतलब है कि हम एक एक हम पेन से खींचना शुरू करें उस ग्राफ को या उस कर्व को। ठीक है, तो हमारा पेन उठे ना, है ना, मतलब हम हमको उसको ड्रॉ करने के लिए उस पॉइंट पे, खासकर उस पॉइंट पे ना उठे, है ना। तो अगर उस पॉइंट पे नहीं उठता है हमारा पेन और हम पूरे ग्राफ को ड्रॉ कर पाते हैं, उस कर्व को ड्रॉ कर पाते हैं, तो वो फंक्शन कॉन्टिन्यूअस कहलाता है उस पॉइंट पे। ये तो ज्योमेट्रिकल इसका मीनिंग हो गया। अब हम देखते हैं कि कैसे इसको हम थ्योरेटिकली इन मैथमेटिक्स हम प्रूव करते हैं, या फिर हम देखते हैं कि कोई फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है कि नहीं। तो उसके लिए हम जरा डिफाइन कर लेते हैं इसको एक फॉर्मल डिफिनीशन। ओके, तो लेट अस डिफाइन इट। क्या लिखेंगे यहाँ पर? कॉन्टिन्यूटी। कॉन्टिन्यूटी, ठीक है, तो डिफिनीशन करते हैं। अभी हम इसके बाद अभी हम डिफरेंशियबिलिटी की भी डिफिनीशन लिखेंगे, तो हम कंटिन्यूटी को हम डिफिनीशन 1 लिख देते हैं। तो अ फंक्शन, कोई भी फंक्शन हमने लिया, अ फंक्शन जिसका नाम एफ दे देते हैं। अ फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस कॉन्टिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू सी, एक पॉइंट है, इफ द फंक्शन इज डिफाइंड, इज डिफाइंड। व्हाट मीनिंग ऑफ डिफाइंड? फंक्शन हैज वैल्यू, फंक्शन की वैल्यू उस पॉइंट पे एग्जिस्ट करती है। इज डिफाइंड एट सी, is defined at c, at x is equals to c, एंड उस पॉइंट पे उसकी लिमिट एग्जिस्ट करनी चाहिए और वो फंक्शन की वैल्यू के इक्वल हो। एंड इफ लिमिट एग्जिस्ट, एंड इफ द वैल्यू, if the value of the function, if value of the function at x is equals to c equals the limit of the function at x is equals to c। ओके, तो
हमारे पास क्या है कि हमारे पास कोई फंक्शन कॉन्टिन्यूअस कहलाएगा अगर वो फंक्शन का वैल्यू एग्जिस्ट करे उस पॉइंट पे, और वो जो वैल्यू है फंक्शन की पॉइंट, उस पॉइंट के ऊपर, वो उसके लिमिटिंग वैल्यू के इक्वल हो, है ना। इसका मतलब लिमिट भी एग्जिस्ट करनी चाहिए, लिमिट की एग्जिस्टेंस भी यहाँ पर होनी चाहिए। लिमिट एग्जिस्ट करे, लिमिट की एग्जिस्टेंस उस पॉइंट पे, और वो जो वैल्यू लिमिट किया है वो जस्ट इक्वल टू द वैल्यू ऑफ द फंक्शन। तो अगर इसको दूसरे शब्दों में समझना है इन मैथमेटिकली, तो इट मीन्स दैट कि लिमिट एक्स टेंडिंग टू सी शुड बी एग्जिस्ट, लिमिट एग्जिस्ट करने चाहिए और वो फंक्शन की वैल्यू के इक्वल हो, तभी हम उस फंक्शन को पॉइंट सी पे क्या बोलेंगे, कॉन्टिन्यूअस बोलेंगे। ठीक है। और अगर लिमिट की हम एग्जिस्टेंस की बात कर रहे हैं तो हम कह रहे हैं कि जो एलएचएल लिमिट है और जो आरएचएल लिमिट है वो दोनों एग्जिस्ट करें और इक्वल होनी चाहिए, है ना, तभी तो एग्जिस्ट होगा। तो दोनों एग्जिस्ट करें और इक्वल होनी चाहिए। और लेफ्ट हैंड लिमिट को हम डिफाइन कैसे करते हैं, एक्स टेंडिंग टू सी। हमने 11th क्लास में लिमिट को निकालना सीखा है, तो वो चीजें आपको आनी चाहिए। ओके, ये एफ एक्स हो गया, और ये किसके इक्वल होना चाहिए, लिमिट एक्स टेंडिंग टू सी प्लस, जिसको हम राइट हैंड लिमिट डिफाइन करते हैं। और बाद में हमने पता है कि हम इस जो लेफ्ट हैंड लिमिट को है हम इसे कैलकुलेट करने के लिए हम एच इंट्रोड्यूस करते हैं, एच टेंडिंग टू जीरो, और जहां पर एक्स है उसके जगह पर हम सी माइनस एच लिख देते हैं, और यहाँ पर हम लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो, और यहाँ पर जहां पर एक्स है उसके जगह क्या लिख देते हैं, सी प्लस एच। ओके, और दिस एच शुड बी समथिंग पॉजिटिव, वेरी वेरी पॉजिटिव, वेरी लेस पॉजिटिव वैल्यू व्हिच इज टेंडिंग टू जीरो। तो इसका मतलब है कि जो फंक्शन है वो हमारे पास लिमिट एग्जिस्ट करे, और लिमिट कब एग्जिस्ट करता है, जब उसके लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट एग्जिस्ट करती है और दोनों इक्वल होती है। ठीक है, और उसके बाद फंक्शन की वैल्यू भी एग्जिस्ट करने, अगर इनमें से एक भी कंडीशन फुलफिल नहीं होती है तो फंक्शन कॉन्टिन्यूअस नहीं होगा, और फंक्शन कॉन्टिन्यूअस नहीं होगा तो उसको क्या बोलते हैं, डिसकॉन्टिन्यूअस बोलते हैं। ठीक है, जैसे कि मान लो कोई फंक्शन की लिमिट तो एग्जिस्ट कर रही है बट उस फंक्शन की वैल्यू उस पॉइंट पे एग्जिस्ट नहीं कर रही तो फंक्शन कॉन्टिन्यूअस नहीं है। या फिर मान लो फंक्शन की वैल्यू तो एग्जिस्ट कर रही है बट फंक्शन की लिमिटिंग वैल्यू एग्जिस्ट नहीं कर रही, है ना, और लिमिटिंग वैल्यू एग्जिस्ट नहीं कर रही तो इसका मतलब फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि क्या क्या चीजें होनी चाहिए किसी फंक्शन के कॉन्टिन्यूअस होने के लिए। एक तो फंक्शन की वैल्यू एग्जिस्ट करे उस पॉइंट पे, लिमिट की वैल्यू एग्जिस्ट करे उस पॉइंट पे, और लिमिट की वैल्यू फंक्शन की वैल्यू के इक्वल होनी चाहिए, तब उस फंक्शन को हम कॉन्टिन्यूअस कहते हैं। ठीक है, तो आई थिंक डिफिनीशन क्लियर हो गया कैसे कैलकुलेटिव वे में हम कंटिन्यूटी को चेक करेंगे, ये सारी क्राइटेरिया अपना के। ओके, अब हम बात करते हैं अगर फंक्शन हमारा कंटिन्यूअस नहीं है तो उसको हम क्या बोलेंगे, डिसकंटिन्यूअस। तो इसको भी लिख लेते हैं एक लाइन में ताकि हमें ध्यान रहे। तो if f is not continuous at c पे वो कॉन्टिन्यूअस नहीं है तो बी से f is discontinuous, f is discontinuous at c. Okay, and c is called a point of discontinuity, point of discontinuity। तो मान लो कोई हमारे पास फंक्शन दिया होता है उसमें ये भी कभी कभी पूछा जाता है, या फिर कि पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी कौन कौन से हैं, मतलब किस किन पॉइंट पे फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है, तो हमें चेक करना होता है, और उसके बाद चेक करके हम बता पाते हैं कि फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है या डिसकंटिन्यूअस है उस पॉइंट पे। अगर फंक्शन कॉन्टिन्यूअस नहीं है तो डिसकंटिन्यूअस है, तो उसे उस पॉइंट को हम क्या बोलेंगे, पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ एफ। ओके, तो आई होप क्लियर हो गया। एक प्रॉब्लम करते हैं इसी के ऊपर, सिंपल सी प्रॉब्लम। तो क्वेश्चन लिखते हैं, यहाँ पे लिखिए, चेक द कंटिन्यूटी, check the continuity
of the function, check the continuity of the function f given by fx is just equal to 2x plus 3 at x is equal to 1, है ना। हमें एक पॉइंट दिया गया है x इक्वल टू 1 पर इस फंक्शन की कॉन्टिन्यूटी को चेक करना है। तो आइए जरा देखते हैं। तो पहला काम क्या है, फंक्शन की वैल्यू को निकालना है, देखना कि फंक्शन x इज इक्वल टू जिस पॉइंट पे हमें चेक करना है उस पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू एग्जिस्ट करती है एक्चुअली या नहीं। तो ये तो एक पॉलिनोमियल है, दिस इज अ लीनियर पॉलिनोमियल या लीनियर फंक्शन। तो यहाँ पर हम सिंपली यहाँ पर अगर करने का तरीका, सिंस गिवन दैट fx इज व्हाट दैट इज इक्वल टू 2x प्लस 3, तो f1 क्या हो जाएगा, f1 निकालना हम सबको आता ही है, 2 इंटू 1 प्लस 3 इसका मतलब हो जाएगा 5। तो फंक्शन की वैल्यू क्या आ गई, 5। दिस इंप्लाइज यू कैन से द वैल्यू ऑफ फंक्शन एग्जिस्ट एट x इज इक्वल टू 1, ओके। या कह सकते हो फंक्शन डिफाइंड है x इज इक्वल टू 1 पे, ओके। नेक्स्ट क्या आप बात करते हैं, लिमिट को निकालते हैं। तो सिंपली लिमिट हम निकाल सकते हैं, तो डायरेक्ट हम लिमिट कैलकुलेट कर सकते हैं। अच्छा, जब हम लिमिट निकाल रहे हो, अगर वी गेट समथिंग फाइनाइट वैल्यू डायरेक्टली, तो लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट को हमें चेक करने की जरूरत नहीं होती है। तो सिंपली इट इज अ पॉलिनोमियल फंक्शन, तो हम डायरेक्टली हम लिमिट को कैलकुलेट कर सकते हैं, लिमिट की वैल्यू रख के 2 इंटू 1 प्लस 3, और यहाँ से भी हमको क्या मिला, 5 मिला। तो हम देख पा रहे हैं कि लिमिट सिंस लिमिट व्हेन एक्सटेंडिंग टू 1 ऑफ fx इज जस्ट इक्वल टू 5 एंड दैट इज जस्ट इक्वल टू वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट 1। तो इसका मतलब क्या हुआ, फंक्शन क्या है, कॉन्टिन्यूअस है एट x इज इक्वल टू 1। फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 1, ओके। So you can say hence f is continuous at x is equals to, ओके। तो ये समझ में आ गया कि कैसे चेक करते हैं, लिमिट निकाला, लिमिट की वैल्यू फंक्शन की वैल्यू के इक्वल हो जाए। अगर इनमें से एक भी चीज मिस होती है तो फंक्शन डिसकंटिन्यूअस हो जाता है उस पॉइंट पे, ठीक है। तो ये चीजें तो समझ में आ गई। एक और हम कर लेते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन ये है कि शो दैट the function so that the function f given by fx is, this is your x cube प्लस 3, ये फंक्शन x क्यूब प्लस 3 है इफ x इज नॉट इक्वल टू 0, है ना। जब 0 नहीं है तो उस पॉइंट पे हमें पास जो फंक्शन लिया जाता है वो x क्यूब प्लस 3 लिया जाता है, और जब हमारे पास x इज इक्वल टू 0 है तब फंक्शन की वैल्यू जो दी रखी है वो 1 दे रखी है। when when तो एक चीज ध्यान देना, अगर हम बात करें, अब सिंपली यहाँ पर सबसे पहले तो फंक्शन की वैल्यू की बात करेंगे। तो एफ ऑफ जीरो किस पॉइंट पे हमें देखना है, क्या प्रूव करना है, पहले पूरा क्वेश्चन लिख लेते हैं। ये डिफाइंड है इज नॉट, इसको क्या प्रूव करना है, इज नॉट कॉन्टिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू 0। एक्स इक्वल टू 0 पे बताना है कि फंक्शन कॉन्टिन्यूअस नहीं है। तो देखना है कि फंक्शन की वैल्यू लिमिटिंग वैल्यू के इक्वल है या फिर नहीं। तो आइए जरा, अगर हम f0 की बात करें तो फंक्शन की वैल्यू एट 0 क्या है, गिवन है 1, दिस इज गिवन, ओके। नाउ अगर हम लिमिट की बात करें तो मतलब लिमिट व्हेन x टेंडिंग टू 0, अच्छा व्हेन x इज टेंडिंग टू 0 इसका मतलब जो x है वो एग्जैक्टली 0 नहीं है, एग्जैक्टली 0 नहीं है। तो चाहे हम लेफ्ट हैंड लिमिट निकालें, अगर हम यहाँ पर लेफ्ट हैंड लिमिट निकालने जा रहे हैं तो वी कैन से दिस इज
0, इसका मतलब हम x जिस टेंडिंग टू 0 माइनस ऑफ एफ एक्स, तो इसको हम ये कर सकते हैं कि जो x है वो 0 की तरफ अप्रोच कर रहा है, कहाँ पर, निगेटिव साइड से, तो फंक्शन तो यही रहेगा, दिस इज लिमिट व्हेन x टेंडिंग टू 0 माइनस, और यहाँ पर आ जाएगा एक्स क्यूब प्लस 3, तो एग्जैक्टली हमारे पास x इक्वल टू 0 नहीं, तो फंक्शन ये वाला लिया जाएगा, व्हेन x इज नॉट इक्वल टू 0 फंक्शन इज एक्स क्यूब प्लस 3। अब यहाँ पर हम 0 रख सकते हैं इजीली, 0 प्लस 3, तो हमको क्या मिल जाएगा, 3। इसी तरीके से राइट हैंड लिमिट की हम बात कर लेते हैं, तो लिमिट व्हेन x टेंडिंग टू 0 प्लस, फंक्शन हमारे पास फिर से वही आएगा, प्लस ऑफ एक्स क्यूब प्लस ऑफ 3, और यहाँ पर हम x बराबर 0 रखेंगे तो क्या मिल जाएगा, 3। तो हम देख रहे हैं कि लेफ्ट हैंड लिमिट इज जस्ट इक्वल टू, सिंस लेफ्ट हैंड लिमिट इज जस्ट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, एंड दैट इज इक्वल टू लिमिटिंग वैल्यू व्हेन x टेंडिंग टू 0 ऑफ एफ एक्स, वैल्यू है दैट इज नॉट इक्वल टू 1, और 1 क्या है तुम्हारे पास, फंक्शन की वैल्यू, तो फंक्शन की वैल्यू एट 0 इज नॉट इक्वल टू द लिमिटिंग वैल्यू ऑफ द फंक्शन व्हेन x टेंडिंग टू 0। तो अगर हमारे पास, आप देख रहे हैं कि फंक्शन की वैल्यू भी एग्जिस्ट कर रही है, लिमिट भी एग्जिस्ट कर रही है, बट दोनों इक्वल नहीं है, और दोनों इक्वल नहीं है तो फंक्शन कैसा हुआ, डिसकंटिन्यूअस, इसका मतलब है, तो दिस implies that fx या f इज नॉट कॉन्टिन्यूअस नहीं। ओके, क्लियर, तो इस समझ में आ गया। ओके, तो अब हमारे पास, ये तो बात हुई किसी भी पॉइंट पे किसी भी फंक्शन की कॉन्टिन्यूटी की। अब अगर हम बात कर रहे हैं कि कोई फंक्शन थ्रू आउट डोमेन कॉन्टिन्यूअस है, थ्रू आउट डोमेन का मतलब जिस भी डोमेन पे वो फंक्शन डिफाइंड है, उस डोमेन के हर एक पॉइंट पे वो क्या है, कॉन्टिन्यूअस है, कहीं भी ब्रेक नहीं हुआ, कभी भी जंप नहीं हुआ, हर एक पॉइंट पे वैल्यू मिल रही है, हर पॉइंट पे लिमिटिंग वैल्यू मिल रही है, और दोनों इक्वल है। तो अगर हम इसको डिफाइन करना चाहें कि कोई भी फंक्शन अपने डोमेन में कॉन्टिन्यूअस है, तो इसका मतलब है कि उसके हर पॉइंट पे कॉन्टिन्यूअस है, तो डिफाइन डेफिनेशन। ओके, तो अ रियल वैल्यूड फंक्शन, a real function f is said to be continuous, if it is continuous at every point, in the domain, है ना, डोमेन के हर पॉइंट पे वो अगर कॉन्टिन्यूअस है, तो हम बोलेंगे कि वो फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है एवरीवेयर ऑफ एफ, या सिंपली हम कॉन्टिन्यूअस कह देंगे ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है, जैसे कि साइन एक्स अपनी डोमेन के हर पॉइंट पे कॉन्टिन्यूअस होता है, इसलिए वो फंक्शन कैसा है, कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है। कॉस एक्स कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है ना, एफ एक्स इक्वल टू एक्स कॉन्टिन्यूअस है, ये कह सकते हो, जो जितने भी पॉलिनोमियल होते हैं वो कॉन्टिन्यूअस फंक्शन होते हैं। हमारे पास एक्सपोनेंशियल फंक्शन भी कॉन्टिन्यूअस फंक्शन होता है, ठीक है। तो कोई भी फंक्शन जो अपने डोमेन के हर पॉइंट पे कॉन्टिन्यूअस है, तो फंक्शन कैसा कहलाता है, कॉन्टिन्यूअस फंक्शन कहलाता है। हम किसी भी फंक्शन को अगर कॉन्टिन्यूअस कह रहे हैं, तो इसका मतलब है कि जिस भी डोमेन के ऊपर वो डिफाइंड है, वो डोमेन के हर पॉइंट पे फंक्शन कैसा है, कॉन्टिन्यूअस। ओके, तो अगर किसी जनरल पॉइंट पे कोई फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है, तो उसको हम बोलते हैं कि वो फंक्शन कैसा है, कॉन्टिन्यूअस। ओके, तो एक क्वेश्चन है, इज द फंक्शन डिफाइंड बाय एफ एक्स इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स। मॉड ऑफ एक्स मतलब मॉडुलस फंक्शन, मॉडुलस फंक्शन डिफाइंड है, क्या ये कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है। अब देखिए, कॉन्टिन्यूअस फंक्शन बोला है, इसका मतलब है मैं पूरे डोमेन की बात कर रहे हैं कि हर उसके डोमेन के हर पॉइंट में, और किसी भी मॉडुलस फंक्शन डोमेन क्या होता है, ऑल रियल नंबर, है ना, ऑल रियल नंबर पे हमारे पास मॉडुलस फंक्शन डिफाइन होता है, कोई भी रियल नंबर रखेंगे उसके लिए हमें पास मॉडुलस वैल्यू मिलती है। ओके, तो आइए जरा देखते हैं इसको हम कैसे करेंगे। तो पहले तो इसको हम ब्रेक कर लेते हैं, ठीक है, इसको हम थोड़ा सा पीस फंक्शन के फॉर्म में लिख लेते हैं, ठीक है।
तो बी में रीराइट एफ एज कैसे लिखेंगे? दिस इज एफ एक्स इज जस्ट इक्वल टू, क्या है तुम्हारे पास, माइनस ऑफ एक्स इफ दिस इज एक्स इज लेस देन जीरो, और एक्स है तुम्हारे पास व्हेन एक्स इज ग्रेटर और इक्वल टू जीरो, है ना। अगर हमारे पास एक्स पॉजिटिव होता है, क्योंकि यू नो दैट कि मॉडुलस फंक्शन जो होता है वो नॉन निगेटिव वैल्यू देता है, मतलब निगेटिव वैल्यूज नहीं देता है, या तो पॉजिटिव देगा या फिर जीरो देगा। तो अगर कोई मान लो एक्स या कोई वैल्यू है, एक्स जो है निगेटिव है, तो निगेटिव है तो उसको पॉजिटिव करने के लिए क्या करना होगा, माइनस से मल्टीप्लाई करना होगा। इसीलिए जो मॉडुलस फंक्शन है वो कैसे डिफाइंड होता है, एफ एक्स इज इक्वल टू माइनस ऑफ एक्स इफ एक्स इज लेस देन जीरो। अगर एक्स, जैसे हम आपसे बोले कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ -5, ठीक, तो -5 पूरा पूरा क्या है, एक्स है। तो अगर हमें इसे पॉजिटिव बनाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, माइनस से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इसका मतलब इसकी वैल्यू जो निकलेगी वो माइनस ऑफ -5 निकलेगी, और माइनस माइनस मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा, प्लस का 5। तो इसीलिए इस तरीके से डिफाइन है कि जब मॉडुलस खुलता है तो इफ वेन एवर एक्स इज नेगेटिव इट विल बी माइनस ऑफ एक्स, और जब हमारे पास एक्स पॉजिटिव है या जीरो है तो सिंपली वो एक्स रख दे, वही वैल्यू हमारे पास मॉडुलस फंक्शन की वैल्यू हो जाती है। ओके, तो ये बात हुई मॉडुलस फंक्शन को खोलने की। तो अब एक चीज हमें पता है कि जो पॉलिनोमियल फंक्शन होता है, पॉलिनोमियल फंक्शन अपने डोमेन, जो रियल नंबर सिस्टम का डोमेन होता है, उसमें हर पॉइंट पे कॉन्टिन्यूअस होता है। तो अगर हम केवल और केवल लेस देन जीरो के लिए बात करें, सारी निगेटिव रियल नंबर की बात करें, तो हमारा जो फंक्शन होगा वो माइनस ऑफ एक्स होगा। माइनस ऑफ एक्स पॉलिनोमियल की तरीके से बिहेव करेगा, एक पॉलिनोमियल फंक्शन है। तो एक पॉलिनोमियल फंक्शन हमारे पास कैसा फंक्शन रहा होगा, कॉन्टिन्यूअस होगा। इसका मतलब निगेटिव एक्स के लिए, है ना, हम रियल नंबर को ब्रेक कर रहे हैं निगेटिव नंबर्स में और पॉजिटिव नंबर्स में। तो निगेटिव रियल नंबर्स के लिए फंक्शन कैसा है, कॉन्टिन्यूअस है। फिर हम पॉजिटिव की बात करते हैं, तो पॉजिटिव कोई भी नंबर ले ले, उसके लिए हमारे पास एफ एक्स हमेशा एक्स रहेगा, और हमेशा एक्स रहेगा इसका मतलब हमेशा वो एक पॉलिनोमियल रहेगा, ठीक है। और पॉलिनोमियल कॉन्टिन्यूअस होता है, इसलिए फंक्शन हमेशा कॉन्टिन्यूअस होगा पॉजिटिव के लिए, है ना। अब दिक्कत कहाँ पे आती है, जीरो पे। क्यों? क्योंकि जीरो पे बिहेवियर चेंज कर रहा है फंक्शन, कभी निगेटिव हो गया है और पॉजिटिव हो रहा है, मतलब एक्स इज इक्वल टू जीरो पे ही अगर हम लिमिटिंग की बात करेंगे, ठीक है, तो हमारे पास ट्रिबल है, ठीक है। तो देखते हैं क्या है भाई, क्या कॉन्टिन्यूस एक, तो हमारे पास एक पॉइंट बना बचा, कौन सा, एक्स इक्वल टू जीरो, जिसपे हमें कंफ्यूजन है, डाउट है। बाकी तो डाउट है ही नहीं ना, तो हम उस पर चेक नहीं भी करेंगे तो चल जाएगा, बट हम जीरो पे चेक कर लेते। तो क्योंकि हमें जीरो पे हमें निगेटिव और पॉजिटिव पे शो करना होगा कि निगेटिव सारी नंबर्स के लिए भी हमारे पास कॉन्टिन्यूस है, और पॉजिटिव नंबर के लिए तो कॉन्टिन्यूस है, और बट एक्स बराबर जीरो पे भी हमें चेक करना होगा। तो इन सबको हमें चेक करते हैं बारी बारी से, ठीक है। तो ठीक है, तो पहले हम जीरो पे चेक कर लेते हैं, फिर निगेटिव पॉजिटिव पे चेक करें, ठीक है। तो जीरो पे चेक करने के लिए अगर हम, लेट अस चेक फर्स्ट continuity एट एक्स इज इक्वल टू जीरो। सिंपली है, अगर हम एफ जीरो की बात करें तो एक्स ग्रेटर और इक्वल टू जीरो पे फंक्शन क्या है, एफ एक्स है, मतलब एक्स है, सॉरी, एफ एक्स इक्वल टू एक्स है। तो यहाँ सिंपली एक्स आ जाएगा, यहाँ जीरो रख दो, तो यहाँ जीरो, एफ जीरो की वैल्यू क्या आ गई, जीरो। ओके, अब हम लिमिटिंग वैल्यू निकालते हैं। लिमिटिंग में एक्सटेंडिंग टू जीरो माइनस, जीरो माइनस के लिए हमारा जो फंक्शन आएगा वो माइनस ऑफ एक्स आएगा, यहाँ पर जीरो पुट करेंगे तो जीरो आ जाएगा। अब हम राइट हैंड लिमिट की बात करें, लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो प्लस की अगर हम बात करें, तब हमारे पास जो फंक्शन आएगा वो प्लस का एक्स आएगा, और ये भी जीरो आ गया। तो इसका मतलब लिमिट की वैल्यू जो फंक्शन की आई व्हेन एक्सटेंडिंग टू जीरो ऑफ एफ एक्स is just equal to zero, which is equal to the value of the function at x equals to zero। तो फंक्शन क्या होगा, implies that function is continuous at x is equals to जीरो। तो x बराबर जीरो पे चेक हो गया। अब नेगेटिव रियल नंबर और पॉजिटिव रियल नंबर के ऊपर देख लेते हैं कि हमारे पास फंक्शन कॉन्टिन्यूस है या फिर नहीं, ठीक है। तो हालांकि पॉलिनोमियल्स हो गए तो कॉन्टिन्यूस होगा ही होगा, बट वी कैन चेक इट एंड, तो दिस इंप्लाइज, तो लेट चेक करते हैं, लेट
C be a real number such that it is a negative real number, है ना, वो नेगेटिव रियल नंबर है, यू कैन जस्ट राइट है लेस देन जीरो। लेस देन जीरो का मतलब ही होता है एक नेगेटिव नंबर है। देन जो हमारे पास एफ सी आएगा, यू नो दैट, क्योंकि हमारे पास अगर एक्स नेगेटिव होता है तो माइनस ऑफ एक्स के साथ खुलता है, तो इसकी जो वैल्यू आएगी वो माइनस का सी आएगा। ओके, अब हम लिमिट की बात करते हैं। तो ऑल्सो अगर हम लिमिट यहाँ पर लिखते हैं, लिमिट व्हेन एक्स टेंडिंग टू सी ऑफ एफ एक्स, तो यू नो दैट क्योंकि हमारे पास सी नेगेटिव है और एक्स टेंडिंग टू नेगेटिव सम वैल्यू की तरफ कर रहा है, तो एफ एक्स हमारे साथ नेगेटिव होगा। तो लिमिट इज एक्स टेंडिंग टू सी ऑफ माइनस ऑफ एक्स, और यहाँ पर अगर हम सी पुट करते हैं तो क्या आ जाएगा, माइनस का सी। तो हम यहाँ पर देख पा रहे हैं कि जो फंक्शन की वैल्यू है एट पॉइंट सी इज अगेन माइनस सी व्हेन सी इज नेगेटिव, और अगर हमारे पास जो लिमिट वैल्यू है वो भी माइनस सी आ रही, दोनों इक्वल आ रही। इसका मतलब फंक्शन, और सी क्या है, कोई जनरल रियल नंबर है, नेगेटिव जनरल रियल नंबर, तो उसपे फंक्शन की वैल्यू और उसके लिमिटिंग वैल्यू सेम आ रही, तो इसका मतलब फंक्शन कैसा है, कॉन्टिन्यूअस फॉर द नेगेटिव रियल। अभी इतनी बात हमें पता चल गई, ठीक है। तो यू कैन जस्ट से since this is limit is x tending to c of f x is just equal to f c, ठीक है। तो यू कैन से f is continuous at all negative real number। इतनी बात चला, जीरो पे हमने प्रूव कर लिया, हमने नेगेटिव रियल नंबर्स को भी देख लिया कि वो कॉन्टिन्यूअस है। आप पॉजिटिव पे देखेंगे। ओके, तो नाउ कोई कॉम्प्लेक्स नंबर, कोई हम रियल नंबर लेते हैं जो कि पॉजिटिव रियल नंबर है। तो नाउ let C be a real number such that C is greater than 0. Okay, then FC is just equal to C. तो also है ना। अच्छा, अगर हमारे पास पॉजिटिव रियल नंबर है तो एफ एक्स इक्वल टू एक्स खुलेगा, है ना, एफ एक्स इक्वल टू एक्स फंक्शन होगा, अभी हमने देखा था। तो एफ सी की वैल्यू क्या आएगी, सी ही आएगी। अब हम बात करते हैं लिमिट की। तो लिमिट अगर हम निकालते हैं, लिमिट व्हेन एक्स टेंडिंग टू सी ऑफ एफ एक्स जस्ट इक्वल टू, अच्छा फंक्शन हमारे पास क्या आएगा, यहाँ पर एक्स ही आ जाएगा। एक्स का आप सी रखेंगे तो क्या वैल्यू मिलेगी, सी। तो हम देख रहे हैं कि फंक्शन की वैल्यू और लिमिटिंग वैल्यू सेम है, ठीक है। व्हेन सी इज पॉजिटिव, है ना, सी कोई पॉजिटिव नंबर है, तो इसका मतलब है इस पे भी हमारे पास फंक्शन कैसा हुआ, कॉन्टिन्यूअस हुआ। तो यू कैन से सिंस दिस लिमिट x tending to c of fx is just equal to fc, f is continuous, at all positive real numbers, is positive real numbers। Okay, so you can say hence f is continuous at all points। क्यों, क्योंकि वो पॉजिटिव पे भी कॉन्टिन्यूअस है, एक्स बराबर जीरो पे भी कॉन्टिन्यूअस, निगेटिव भी कॉन्टिन्यूअस है। इसका मतलब ऑल रियल नंबर पे हमारे पास फंक्शन क्या है, कॉन्टिन्यूअस है। और अगर वो ऑल रियल नंबर पे कॉन्टिन्यूअस है, इसका मतलब अपनी डोमेन में कॉन्टिन्यूअस है, अपनी डोमेन में कॉन्टिन्यूअस है, तो इसका मतलब फंक्शन कैसा है, एक कॉन्टिन्यूअस है। इसका मतलब जो मॉडुलस फंक्शन है वो एक कॉन्टिन्यूअस फंक्शन होता है। अगर हम किसी फंक्शन को कॉन्टिन्यूअस कह रहे हैं इन जनरल, तो इसका मतलब हम ये कह रहे हैं कि वो अपनी डोमेन में क्या है, कॉन्टिन्यूअस है। मतलब उसके किसी भी पॉइंट को हम क्यों न लें, हर एक पॉइंट पे वो फंक्शन कैसा होगा, कॉन्टिन्यूअस होगा। तो मान लो कि एक हमने पॉलिनोमियल लिया और पॉलिनोमियल का हमने कुछ पार्ट ले लिया, कुछ हमने उसके जो डोमेन को रिस्ट्रिक्ट कर दिया, तो उस डोमेन के अंदर भी फंक्शन कैसा होगा, कॉन्टिन्यूअस। क्यों, क्योंकि ऑलरेडी वो कॉन्टिन्यूअस फंक्शन था, है ना। तो अब जो हमने जब उसकी डोमेन को श्रिंक कर दिया, उसको छोटा कर दिया, तभी वो हमारा फंक्शन कैसा है, कॉन्टिन्यूअस होगा।
तो इस तरीके से हम किसी भी फंक्शन की कॉन्टिन्यूटी को चेक करते हैं। ठीक है, तो हमारे पास जो क्वेश्चंस आते हैं तो उसमें यही पूछा जाता है कि फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है कि नहीं, है ना, आप बताइए। ठीक है, तो ये चीजें आपको बतानी होती है। अब हम विदाउट प्रूफ भी ले लेते हैं कि हमारे पास जो दो फंक्शंस हैं और उनका सम, अगर दो फंक्शंस कॉन्टिन्यूअस हैं तो उनका सम भी हमारे पास कॉन्टिन्यूअस होता है, उनका प्रोडक्ट भी कॉन्टिन्यूअस होता है ना, उनका डिवीजन भी कॉन्टिन्यूअस होता है। तो अलजेब्रा ऑफ कॉन्टिन्यूअस फंक्शंस की बात कर लेते हैं हम लोग, को ध्यान में रखना है, क्योंकि मान लो दो फंक्शन का सम के फॉर्म में दो फंक्शन थे और तुम्हें पता है अलग अलग फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होते हैं उस डोमेन के अंदर, तो वो फंक्शन हमारे पास उनका जो सम होगा, सम फंक्शन जो नया बना वो भी क्या होगा, एक कॉन्टिन्यूअस फंक्शन होगा। ठीक है, ओके, तो आइए जरा अलजेब्रा ऑफ कॉन्टिन्यूअस फंक्शंस, अलजेब्रा ऑफ कॉन्टिन्यूअस फंक्शन, थ्योरम वन, सपोज सपोज f and g be two real functions, real functions continuous at a real number c। ओके, हमने कहा कि f और g जो रियल फंक्शंस हैं जो कि कॉन्टिन्यूअस हैं एक पॉइंट सी के ऊपर। ओके, कोई भी, या तो हम कॉन्टिन्यूअस बोल दे तो कॉन्टिन्यूअस का मतलब पूरे पूरे डोमेन में वो कॉन्टिन्यूअस है, उनका सेम डोमेन पॉइंट है। बट किसी पॉइंट पे अगर कह रहे हैं तो हमने कहा कि हाँ उस पॉइंट पे वो फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है। ठीक है, देन अगर उनके हम सम की बात करें, अगर हम बात करें इन फंक्शंस के सम के फॉर्म, तो यू कैन जस्ट से f plus g the addition is continuous। तो यू कैन से कि हमारे पास जो दो कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है, दो कॉन्टिन्यूअस फंक्शन का सम भी कॉन्टिन्यूअस होता है। एट x इज इक्वल टू सी। नंबर दो, f माइनस जी is continuous at x is equals to c। ओके, नंबर थर्ड है f into g is continuous at x is equals to, तो प्रोडक्ट ऑफ द टू फंक्शन इज अगेन कॉन्टिन्यूअस फंक्शन आता है। और अगर हम डिवाइड कर देते हैं तो क्वेश्चन फंक्शन बनता है f बाई जी, अगर हम इसको बोलें तो ये भी हमारे पास एक कॉन्टिन्यूअस फंक्शन होता है, प्रोवाइडेड जो हमारे पास g ऑफ c है, मतलब g की वैल्यू एट c जीरो नहीं होनी चाहिए, जीरो होगा तो उसकी इस फंक्शन की जो वैल्यू है वो अनडिफाइंड हो जाएगी, है ना, वो वैल्यू नहीं डिफाइंड होगी, इसलिए इज कॉन्टिन्यूअस एट x इज इक्वल टू c, है ना। यू कैन से प्रोवाइडेड g ऑफ c इज नॉट इक्वल टू जीरो, है ना। तो अगर वो नॉन जीरो नंबर है जीसी की तो एफ बाई जी भी डिफाइंड होगा और उस वो भी एक कॉन्टिन्यूअस फंक्शन आएगा। तो ये प्रॉपर्टीज है या कह सकते हो रिजल्ट्स हैं जिनको आपको याद रखना है थ्योरम वन के नाम पे। एक और हम थ्योरम लिखेंगे, थ्योरम टू। तो सपोज यू कैन से सपोज f and g are real valued function, real valued function such that f of g, composition of the function f of g is defined at c। Okay, if g is continuous
if G is continuous at C and if F is continuous at GC, है ना, मतलब G जो है कॉन्टिन्यूअस है C पॉइंट पे, और F GC, क्योंकि F फॉग जब हम बात करते हैं तो F ऑफ G होता है, तो इसका मतलब अब G C जो पॉइंट आएगा उस पॉइंट पे F जो है कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए, तो F इज कॉन्टिन्यूअस एट FC, सॉरी एट GC, देन जो F ऑफ G होगा, F ऑफ G वो भी एक कॉन्टिन्यूअस होगा, इज कॉन्टिन्यूअस एट पॉइंट्स, है ना। तो ध्यान दीजिएगा जो एफ ऑफ जी मतलब कंपोजिशन ऑफ टू फंक्शन ऐसे होता है, मान लो ये हमारे पॉइंट है तो कुछ इस तरीके से डिफाइन होगा, एफ ऑफ जी ऑफ सी, कुछ इस तरीके से, है ना। तो एफ जी जो है वो किस पॉइंट पे कॉन्टिन्यूअस हो, सी पॉइंट पे, एफ किस पॉइंट पे कॉन्टिन्यूअस हो, इस जी सी पॉइंट पे, तो एफ ऑफ जी जो होगा वो सी पॉइंट पे क्या होगा, कॉन्टिन्यूअस होगा, क्यों, क्योंकि एफ ऑफ जी किसके ऊपर है, सी पॉइंट पे डिफाइंड है, ओके। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो कंपोजिशन ऑफ टू फंक्शन इज अगेन अ कॉन्टिन्यूअस होता है अगर दोनों फंक्शन कहते हैं कॉन्टिन्यूअस है ना, रिस्पेक्टिव कॉन्टिन्यूअस। ओके, तो आई होप सो कि आपको कॉन्टिन्यूटी समझ में आ गई होगी, और हम उनकी प्रॉब्लम्स को कैसे हम चेक करते हैं कॉन्टिन्यूटी, वो सारी चीजें हमें क्लियर हो गई है ना प्रॉपर तरीके से। तो अब नेक्स्ट जो लेक्चर है वो डिफरेंशियबिलिटी के ऊपर होगा, कि कैसे हम डिफरेंशियबिलिटी चेक करते हैं दो फंक्शन को, एक्चुअली डिफरेंशियबिलिटी होता क्या है, और फिर इनके हम एप्लीकेशंस की बात करेंगे। तो होप सो कि आपको चीजें समझ आई होंगी। तो आपसे जो रिक्वेस्ट ये है कि और भी आप स्टूडेंट्स को, जो भी आपके नोन है जिसको मैथमेटिक्स की रिक्वायरमेंट है और इजीली तरीके से अब हम सीख रहे हैं चीजों को, तो आप प्रॉपर तरीके से अपने नोट्स, अपनी बुक को साथ में पढ़िए और प्रैक्टिस करिए, ठीक है। आप एक बार लेक्चर को देखिए, दो बार देखिए, वो बहुत मैटर नहीं है, एक बार आपने चीजों को देख लिया प्रॉपर तरीके से, फिर आपको प्रैक्टिस करना है, ठीक है। दोबारा भी जरूरत पड़े, मान लो कॉन्सेप्ट हमारा वीक हो रहा है तो हम फिर से देख ले, बट सबसे जो ज्यादा जरूरी है कि साथ साथ करना, आपको क्वेश्चंस करना, आपको कोशिश करना है। मैथमेटिक्स खुद ही करने से आती है, ठीक है। कोई भी टीचर, कोई भी मैथमेटिशियन आपको मैथमेटिक्स नहीं सिखा सकता, वो आपको गाइड कर सकता है, ठीक है, कि हाँ ऐसे ऐसे होता है, ये फार्मूला लगता है, इस तरीके से फार्मूला लगता है। बट अगर आपको मैथमेटिक्स सीखनी है, आपको एक अच्छा मैथमेटिक्स लर्नर बनना है, आपको मैथमेटिक्स एप्लीकेशन करना है और उसको अप्लाई करना है अपनी लाइफ में, तो उसके लिए आपको सेल्फ प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, सेल्फ आपको हार्ड वर्क करना पड़ेगा, आपको पेन कॉपी खर्चा करना पड़ेगा, है ना। तो जो भी स्टूडेंट्स फॉलो कर रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि आप प्रैक्टिस में लाएं चीज़ों को और मैथमेटिक्स को प्रॉपर तरीके से सीखिए। बहुत ही अच्छा सब्जेक्ट है, बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, मैं पढ़ रहा हूँ पिछले 8-9 सालों से मैथमेटिक्स को, तो मुझे अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है, और तो इसलिए सीखिए, बाकी शेयर करिए, लाइक कमेंट जो भी आप अच्छा लगे वो करिए, बाकी आप खुद पढ़िए। ओके, थैंक यू सो मच।